नमस्कार, मैं हूं प्रभात पांडे। दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी और आईएसआईएस का सरगना अबू बकर अल बगदादी मारा गया। बगदादी की मौत की पुष्टि हो चुकी है और जल्द ही उसके उत्तराधिकारी का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन बगदादी के साथ ही आई दुनिया की सबसे खूंखार लेडी व्हाइट विडो की मौत की खबर। लेकिन कौन थी ये व्हाइट विडो और किसने किया उसका कत्ल? हम आपको पूरी दास्तान बताएंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि किस शहर में चलता है रंगबाजों का राज। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। साल की खूंखार आईएसआईएस आतंकी व्हाइट विडो। दुनिया भर में मोस्ट वांटेड व्हाइट विडो सामंथा ली व्हाइट मारी गई। ब्रिटिश आतंकी व्हाइट विडो। रशियन न्यूज एजेंसी ने किया दावा। 4, 3 यूक्रेन में आतंकी व्हाइट विडो की मौत। व्हाइट विडो रशियन स्नाइपर का बनी निशाना। रशियन स्नाइपर ने व्हाइट विडो को मार गिराया। व्हाइट विडो का दी एंड। जी हां, दुनिया की सबसे खूंखार महिला व्हाइट लेडी की हत्या हो चुकी है। लेकिन कहां और किसने किया व्हाइट लेडी का खात्मा? आइए अब आपको यह दिखाते हैं। एक महिला ने रची सबसे खूंखार साजिश। एक महिला ने बनाया कत्लेआम का प्लान। बदले के लिए सबसे बड़ी साजिश। बेगुनाहों से व्हाइट विडो का बदला। नैरोबी में समांथा लिथवेट का हमला। क्या वेस्टगेट मॉल में हमले के पीछे बदले की साजिश है? दुनिया भर में मोस्ट वांटेड आईएसआईएस आतंकी व्हाइट विडो उर्फ सामंथा लुक व्हाइट को मार गिराया गया। व्हाइट विडो को रशियन स्नाइपर ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया। एक मुठभेड़ में व्हाइट विडो को रशियन स्नाइपर ने ढूंढ डाला। व्हाइट विडो को यूक्रेन में मारा गया है। यह दावा किया है रशियन न्यूज एजेंसी रेगनम ने। रेगनम ने दावा किया कि व्हाइट विडो यानी 30 साल की सामंथा ल्यूक व्हाइट को 2 हफ्ते पहले रशियन स्नाइपर ने मार गिराया था। व्हाइट विडो को जब निशाना बनाया गया तब वो सीरिया में सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के लिए लड़ रही थी। हालांकि व्हाइट विडो के मारे जाने के रशियन दावे की अब तक पुष्टि नहीं हो सकी है। सूचना मिली थी कि व्हाइट विडो यूक्रेनियन वॉलंटियर बटालियन एडर की तरफ से स्नाइपर के तौर पर लड़ रही है। सूचना के आधार पर रशियन स्नाइपर ने ल्यूगांस्क फ्रंट पर व्हाइट विडो को एक मुठभेड़ में मार गिराया। रेगनम ने दावा किया है कि व्हाइट विडो को मारने वाले स्नाइपर के सिर की कीमत $1 मिलियन रखी गई है। ये भी कहा जा रहा है कि रशिया का ये दावा महज एक दिखावा है। पिछले दिनों नाटो ने चेतावनी दी थी कि यूक्रेन में भारी मात्रा में रशियन हथियार पहुंच रहे हैं। लिहाजा रशिया अपनी एंटी टेररिज्म इमेज को बचाने के लिए दिखावा कर रही है।
रशियन न्यूज एजेंसी के दावे की माने तो व्हाइट विडो नाम के आतंक का दुनिया से खात्मा हो चुका है। बहरहाल व्हाइट विडो जिंदा है या मार दी गई है, इस बात की पुष्टि होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस लड़की की लाश एक स्कूल कैंपस से बरामद हुई, क्या वो दूसरे देश की रहने वाली है? और दूसरे देश में कत्ल के बाद हत्यारों ने उसकी लाश को इंडिया में लाकर फेंक दिया। जिस जगह से लाश को बरामद किया गया, वहां के लोगों का यही कहना है। लेकिन क्या यही सच है, या फिर एक बार फिर से हमारे मुल्क के ही कुछ हैवानों ने लखनऊ के मोहनलालगंज जैसी वारदात को अंजाम दिया है? बांग्लादेश में मर्डर, इंडिया में फेंकी लाश। किशनगंज में मोहनलालगंज जैसा मामला। स्कूल में गैंगरेप के बाद युवती की हत्या। हत्या के बाद ह्यूम पाइप में छिपाई लाश। क्या किशनगंज के इस स्कूल में भी लखनऊ के मोहनलालगंज जैसा कांड हुआ, या फिर यहां से थोड़ी दूर बांग्लादेश में इस लड़की की हत्या कर रात के वक्त स्कूल कैंपस में लाकर फेंक दिया गया? पुलिस इन सवालों का जवाब ढूंढने में लगी हुई है। लेकिन किशनगंज से कुछ किलोमीटर दूर पानीसाल गांव के बोरेबाड़ी प्राथमिक स्कूल कैंपस में एक लड़की की लाश बरामद होने से न सिर्फ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बल्कि आसपास के लोग भी दहशत में हैं। बुधवार की सुबह बच्चे जब स्कूल आए तो उन्होंने इस ह्यूम पाइप के अंदर एक लड़की को अचेत अवस्था में देखा। शुरुआत में बच्चों ने यह समझा कि कोई पागल लड़की भटकती हुई यहां आ गई होगी और ठंड से बचने के लिए पाइप के अंदर सो गई। लेकिन बच्चों के बताने पर जब कुछ बड़े लोग यहां पहुंचे तो उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि किसी ने हत्या कर लड़की के शव को यहां छिपाने की कोशिश की थी। हम लोग तो बच्चा सब आया यहाँ पे, हाँ, तो वही बच्चा जो देखा, जो पागल कह रहा था, तो पागल है ना क्या है, तो उसी में कोई आदमी आके देखा, तो नाम जो उतना मालूम नहीं कि देखा, तो देखा तो लाश है। तो सभी गांव वाला आया, देखा तो लाश है। तो उसमें खबर किया गया, पुलिस प्रबंधक ये सब आया तो सब उठा कर चले गए। शरीर पर जख्मों के कई निशान देखकर यह लगता है कि हत्या से पहले लड़की के साथ जोर जबरदस्ती और मारपीट भी की गई। आशंका यह भी जताई जा रही है कि हत्या से पहले लड़की के साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन आखिर यह शव है किसका? इस बारे में स्थानीय लोगों का दावा है कि जिस लड़की की लाश मिली है वो आसपास के किसी गांव की नहीं। स्थानीय लोगों के मुताबिक लड़की बांग्लादेश की हो सकती है और हो सकता है कि बांग्लादेश में ही इसकी हत्या करने के बाद हत्यारे बॉर्डर क्रॉस कर यहां आए होंगे और लड़की के शव को यहां फेंक कर चले गए। कि भाई ये लाश हम लोग का इलाके का नहीं है, बंगाल का लग रहा है। मारा है बंगाल में, लाके गिराया है बिहार में। बॉर्डर होने के नाते वो फायदा उठा लिया। क्या लगता है लाश देख करके, क्या लग रहा है? लाश देख करके लग रहा है कि उसको मर्डर ही किया है, मर्डर करके लाके गिराया है। अगर इस लाश की हकीकत यही है तो फिर किशनगंज पुलिस के लिए कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाना आसान नहीं होगा। बहरहाल वो हर एंगल से मामले की जांच कर सच का पता लगाने में जुटी है। यह अज्ञात है, काफ़ी लोग जमा हुए सुबह से, लेकिन किसी ने पहचान नहीं पाए हैं। और इसके गला में ओढ़नी जो होता है वो लपेटा हुआ पाया है। इससे लगता है किसी की हत्या गला दबाकर की गई है। लड़की के साथ क्या हुआ और उसकी हत्या कैसे की गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह सच जल्द ही सामने आ जाएगा, लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी परेशानी फिलहाल लाश की पहचान का पता लगाना है। अमित कुमार सिंह, जी मीडिया, किशनगंज। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद देखेंगे रंगदारों की राजधानी। क्या पटना रंगदारों की राजधानी है?
और यहाँ ना तो कोई रंगदारी दिए बिना बिजनेस कर सकता है, न ही घर या सड़क बना सकता है। ये सवाल इसलिए क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कुछ रंगदारों ने कारोबारियों का जीना मुहाल कर रखा है, तो कुछ ठेकेदारों और नेताओं को मौत का खौफ दिखाकर मांगते हैं रंगदारी। पटना में रंगदारों का राज। रंगदारों से परेशान है नेता और कारोबारी। ठेकेदारों को भी देनी पड़ती है रंगदारी। रंगदार पड़ते हैं सब पर भारी। रंगदारी मांग रहे हैं सर, हमरा से कह रहे हैं कि हमको रंगदारी दो। हम काम हुआ लगाए हुए तो कहते हैं कि हमको रंगदारी दो। फोन पर एक पुलिस अधिकारी को रंगदारी मांगने की दास्तां सुना रही ये हैं रानी देवी। रानी देवी पटना के दानापुर इलाके की वार्ड संख्या 7 से पार्षद है और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब दो रंगदारों ने इनके घर पर धावा बोलते हुए गोलियां बरसाई और 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगते हुए इनके पति को पीटते हुए अपने साथ ले गए। मेरा पति के घर से बोला कि सब अपने में झगड़ा किया है। मेरा पति के बुला के ले गया है कि आप तुम मुखिया बनल है, तुम काहे नहीं कम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मेरा मर्द के मार रहा है और हमको से रंगदारी मांग रहा है 5 लाख रुपया। गोली कौन चलाया आप? गोली चलाया है मैनेजर। और इतना गोली के सामान अभी देखिए जाके धरले हैं, वो भाग चला है बिक के। अभी बड़ा वो धैले है सामान। गोली चला है मैनेजर और हमको करे कि तुमको भी मार देंगे, तुमको भी मार देंगे और मार के तब जाएंगे जेल। कितना राउंड गोली चलाया होगा अपराधी लोग? कितना फायरिंग किया होगा? यहाँ पर एक फायरिंग किया, उसके बाद वो अपने घर तर 5-4 फायरिंग किया है बीजापत में, एक शांति नगर में। यहाँ पर एक फायरिंग किया है और मर्दाना के कर्मपट्टी तर भी राके से फायरिंग किया है। रानी देवी के मुताबिक इनसे रंगदारी की मांग करने वाला मैनेजर नाम के एक शख्स ने इनका जीना मुहाल कर रखा है और तब से जब से ये चुनाव जीती है। रानी देवी के मुताबिक चुनाव के वक्त उस शख्स ने इनके समर्थन में प्रचार किया, लेकिन अब ये जब भी कोई विकास का काम करना चाहती है तो वो इनके सामने रंगदारी की मांग रख देता है और इस बार वो 5 लाख रुपए की रंगदारी इलाके में सड़क बनाने के बदले मांग रहा था। कितना का रंगदारी मांग रहा है? 5 लाख की रंगदारी मांग रहा है। 4,000 रुपया दिया है, खर्चा किया है इलेक्शन में, तो 5 लाख मांग रहे हैं हमरा से रंगदारी। करे कि सूद के मूड जोड़ के लेबो और घंटा जोड़ के लेबो। रंगदारी हमरा से मांग रहे हैं, रोड बना रहे हैं, हमको रंगदारी मांग रहा है। गुरुवार के अहले सुबह वार्ड पार्षद के पति की पिटाई और गोलीबारी की घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, लेकिन रानी देवी ने रंगदारों के सामने हार मानने की जगह फौरन पुलिस को फोन किया, जिसके बाद शाहपुर थाने की पुलिस ने छापेमारी करते हुए रंगदारी मांगने वाले मैनेजर नाम के इस शख्स को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल और 315 बोर की 5 जिंदा कारतूस भी बरामद की। लेकिन हाल के दिनों में राजधानी पटना में रंगदारी का ये पहला मामला नहीं। पटना सिटी से भी पकड़ा गया रंगदार। बिजनेसमैन से मांगी थी 5 लाख की रंगदारी। साधारण कद काठी का ये नौजवान खुद को रंगदार कहता है और इसने जो रंग दिखाया था उससे पटना के चौक थाना के रामबाग इलाके के कपड़ा व्यापारी दीपक कुमार की नींद उड़ी हुई थी। कार्तिक कुमार उर्फ अमर कुमार नाम का ये शख्स बिजनेसमैन दीपक कुमार को फोन करके 5 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा था और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। लेकिन मूल रूप से गया के चांद चौरा इलाके का रहने वाला ये रंगदार 12 नवंबर को दबोच लिया गया, जिसके बाद पता चला कि ये पहले उसी व्यापारी के यहाँ काम करता था। दीपक कुमार ये है, दीपक कुमार सदर गली के, जिनका कि यहाँ दुकान है मेरे यहाँ चौक थाना में। तो वहीं एक व्यक्ति अपने मोबाइल से इनसे 5 लाख रुपए की रंगदारी परसों रोज से मांग रहा था। परसों रोज भी उनको बहुत रंगदारी के लिए तंग किया, कहा कि नहीं आप दीजिएगा 5 लाख रुपया तो हम गोली मार देंगे। और कल भी फिर उनको फ़ोन किया तो बेचारे डर करके अपना दुकान बंद कर दिए। तो इसके बाद आए हमारे यहाँ, तो हम लोग गए तो फिर उसको ट्रेस किया, हम लोगों ने पकड़ाया। इसमें अमर कुमार उर्फ कार्तिक, ये चांद चौरा गया के रहने वाले हैं, इन्हें गिरफ्तार किया गया और ये अपने अपराध को स्वीकार किए। गलती से
मिस्टेक्स हो गया। कितना लाख रुपया कर दिया रंगदारी? 5 लाख रुपया। 5 लाख का रंगदारी मांगे थे। धमकी भी दे रहे थे गोली मारने का? नहीं सर, ये नहीं बोले कि 5 लाख रुपये का भुगतान करना चाहिए, ऐसे ही बोला। कैसे पता चला कि जो है 5 लाख रुपये दे देंगे? पहले से कोई संपर्क था? नहीं सर, संपर्क उनके यहाँ काम करते, उनके यहाँ खाली काम करते थे। करीब 10 साल पहले राजधानी से पूरे बिहार में ऐसे ही रंगदारों की तूती बोलती थी। नतीजतन कई पूंजीपतियों और कारोबारियों ने बिहार से तौबा कर लिया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या फिर से वही दौर लौटने लगा है? बहरहाल इन रंगदारों को गिरफ्तार करने के साथ पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि अब तक इन्होंने कितने लोगों से कितने की रंगदारी वसूली और क्या इनके सिर पर कुछ बड़े लोगों का भी हाथ है। पटना सिटी से प्रवीण कांत और दानापुर से इश्तियाक खान के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया। अब आपको दिखाते हैं उस रंगदार की कहानी जो रहता तो किसी और शहर में था, लेकिन फोन के जरिए पटना में अपनी रंगदारी चलाता था। चौंकाने वाली बात यह भी है कि वो रंगदारी की रकम कैश में नहीं बल्कि चेक में लेता था। और इससे भी बड़ी बात यह कि 6 भाइयों के उस परिवार का हर शख्स सिर्फ रंगदारी का ही धंधा करता है। शातिर सलाखों के पीछे, लेकिन उसके नाम पर होती थी वसूली। एक फोन कॉल पर खाते में पहुंच जाती थी रंगदारी की रकम। पुलिस की गिरफ्त में रंगदारों का सरगना। पटना पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वो अपराधी है जिसके एक फोन कॉल पर बड़े से बड़े व्यवसायी अपनी करोड़ों की गाढ़ी कमाई इसके बताए गए बैंक खाते में ट्रांसफर कर देते थे। एहतेशाम नाम का यह शख्स मोतिहारी का रहने वाला है, लेकिन रंगदारी वसूलने के धंधे में लिप्त इस शख्स का खौफ पटना और उसके आसपास के इलाके के व्यवसायियों के बीच इस कदर था कि इसके एक फोन कॉल पर माल इसके खाते में पहुंचा दिया जाता था। एहतेशाम उल हक को वो मोतिहारी से गिरफ्तार किया गया। इस व्यक्ति के द्वारा जो मोडस ऑपरेंडी था उसमें इसके द्वारा बिंदु सिंह के नाम से विभिन्न व्यवसायियों से रंगदारी मांगी जाती थी और उनको धमकी दी जाती थी और उसके पश्चात में एक अकाउंट नंबर अपना दिया जाता था, जिस अकाउंट नंबर में इन व्यवसायियों के द्वारा कुछ पैसा पहुंचाया भी गया था। पुलिस को इसकी सूचना मिलने पर उन जो अकाउंट्स उनको फ्रीज कर दिया गया। छापेमारी में इसके पास से जो रंगदारी का 78,000 रुपया है वो इसके पास से नगद बरामद किया गया है जो इसने बैंक से निकाला था। इसके अतिरिक्त जो अकाउंट है जिसमें ट्रांसफ़र होता था पैसा, उसकी चेकबुक भी इसके पास से बरामद की गई है। रंगदारी का मास्टरमाइंड एहतेशाम अपने शिकार के बीच खौफ पैदा करने के लिए फोन पर उन लोगों के नाम से धमकी दिया करता था जिनका नाम प्रदेश के शातिर अपराधियों की लिस्ट में है और वो सलाखों के पीछे अपने जुर्म की सजा काट रहे हैं। पुलिस के द्वारा जब इससे कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसमें जानकारी प्राप्त हुई है कि ये एक पूरा गिरोह है जो मोतिहारी में रहकर इस प्रकार के कार्य करता है। इसमें इसके अतिरिक्त एक अन्य अपराधकर्मी रवि यादव और मुल्तज़म कमाल जो वर्तमान में मोतिहारी जेल में ही बंद हैं, ये इसके साथ में काम करते हैं। जो जेल से जो गंभीर अपराधी होते हैं उनके बारे में जानकारी जुटाते हैं और उनके नाम पर रंगदारी वसूलने काम करते हैं। इसके अन्य भाई हैं, 6 भाई, वे भी इसी काम में संलिप्त हैं और इन लोगों के द्वारा इस प्रकार से फ़ोन के द्वारा जो ठगी करने का और जो धमकी देकर जो पैसा वसूलने का कार्य किया जाता रहा है। शातिर एहतेशाम अपने गिरोह का सरगना है और इसके पहले कई बार जेल जा चुका है। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद एहतेशाम ने कबूला है कि वो अपने भाइयों और साथियों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया करता था। इसके पूर्व में भी यहाँ से पटना जिला से ही जेल में जा चुका है। कोतवाली थाना अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें मोतिहारी के एक विधायक से यहाँ पे रंगदारी मांगने का मामला हुआ था। उसमें भी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कहां 3 भाइयों ने की एक महिला से गैंग रेप की कोशिश। बोकारो में 3 सगे भाइयों पर लगा है अपनी पड़ोसन से गैंग रेप की कोशिश का आरोप।
केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन सवाल यह है कि कहीं उन्हें फंसाया तो नहीं जा रहा। ये तीनों नकाबपोश सगे भाई हैं। नाम है सत्य प्रकाश, जय प्रकाश और ओम प्रकाश। लेकिन क्या इन तीनों ने मिलकर अपने पड़ोस में रहने वाली इस महिला के साथ गैंगरेप की कोशिश की? बोकारो के हरला इलाके में रहने वाला हर शख्स इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। लेकिन गैंगरेप की कोशिश का आरोप लगते ही पुलिस ने तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर के बगल में रहने वाले ओम प्रकाश वगैरह 3 भाई हैं, ये दारू पी के इनके घर में घुस गए और इनके पत्नी के साथ गलत हरकत किए, छेड़छाड़ किए और इन लोग जब बचाने गए तो फिर इन लोग के साथ उन लोग पूरा परिवार आके मारपीट किए। जिस महिला ने इन तीनों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है वो इनके घर के ठीक बगल में रहती है। महिला के मुताबिक मंगलवार की रात 9 बजे के करीब ये तीनों शराब के नशे में उसके घर पहुंचे और इसके पति के बारे में पूछने लगे। लेकिन जब इन्हें ये पता चल गया कि घर में कोई और नहीं है तो तीनों घर के अंदर घुसकर इसके साथ जबरदस्ती करने लगे। बोलेंगे उसको कि चाबी है मेरे पास नहीं है, तो जबरदस्ती घुस करके मेरे हाथ पकड़ने लगा, बलात्कार करने के रूप में था। बाकी चिल्लाने लगे तो मेरे सर पे मार दिया। कौन? जय प्रकाश। कहाँ रहते हैं आप? नाई में। फिर क्या हुआ? फिर हुआ यही तो हम चिल्लाने लगे, कस के मार दिया और पूरा परिवार को मारने लगा। घर में घुस के सबको मार के फाड़ दिया। मेरे साथ दोनों हाथ पकड़ा हुआ था और पीछे से एकदम लांगी जैसा फंसा रहा था कि हम गिर जाए तो उसका काम बन जाएगा। उधर आरोपियों का कहना है कि यह महिला सरासर झूठ बोल रही है। सबसे बड़े भाई सत्य प्रकाश के मुताबिक उसे महिला के पति से कुछ काम था, इसलिए वो उनके घर गया और पति के बारे में पूछा। लेकिन तभी महिला का बड़ा बेटा जो दिमागी तौर पर कमजोर है इससे उलझ गया और मारपीट शुरू हो गई। लड़ाई झगड़ा देखकर सत्य प्रकाश के दोनों भाई भी वहां पहुंच गए और फिर कुछ देर में ही मामला शांत हो गया, जिसके बाद इस महिला ने इन पर झूठा आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। रात ही आया था, सर देखे भी किए थे कि चोट पोट लगा नहीं था, अभी पूरा बंडे से सब बांध के आ गया है। हम लोग तो झगड़ा छुड़ाने में थे। तो बस मेरा भाई पीले खेले थे, उसके साथ बैठा उठा चलता है। बस उसी को पूछने गया कि मुखिया सही कि नहीं है। बस उसका घर में एक लड़का था, थोड़ा सा पागल टाइप का, क्रिक टाइप का, वो गुस्साने लगा। ये भी थोड़ा पीले थे, पूरे गुस्सा कह रहा है। हम लोग बात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो डंडा निकाल के आ गया मारने के लिए। नहीं, दरवाजा एक ही है सर, सामने बगल में ही सर घर सटा हुआ है। बस पूछने के लिए चले गए थे कि मुखिया जी है कि नहीं। बस इतनी सी बात में बात का पतंगर बन गया। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मृत्युंजय मिश्रा, जी मीडिया, बोकारो। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।